हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के आज तीसरे लेक्चर में संघट्ट कोलिजन के बारे में डिटेल जानेंगे। तो संघट्ट या कोलिजन है क्या? संघट्ट वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच अत्यल्प समय के लिए पारस्परिक अन्योन्य क्रिया द्वारा उनकी ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन हो जाता है। संघट्ट में यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करे। जैसे आवेशित समान कणों की स्थिति में कण एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ दूरी से ही प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट के बल्ले से गेंद का संघट्ट, रबड़ की गेंद का दीवार से संघट्ट, बिलियर्ड की गेंदों का परस्पर संघट्ट, कैरम की गोटियों का परस्पर संघट्ट, ये संघट्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो संघट्ट मीन्स है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच टकराने के पश्चात ऊर्जा एवं संवेग में परिवर्तन हो जाना। संघट्ट के प्रकार। संघट्ट निम्नतः तीन प्रकार के होते हैं: पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट एवं पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? इस संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, अर्थात इसमें यांत्रिक ऊर्जा का क्षय नहीं होता तथा साथ ही साथ कुल ऊर्जा भी इसमें संरक्षित होती है। जैसे परमाणुओं, अणुओं तथा मूल कणों के बीच जो संघट्ट होता है, यह पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट: यदि संघट्ट में निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहे किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। जैसे क्रिकेट के बल्ले का गेंद से टकराना। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट: यदि संघट्ट करने वाली दोनों वस्तुएं संघट्ट के पश्चात परस्पर चिपक जाती हैं अथवा एक वस्तु दूसरे में धंसकर एक ही वस्तु की तरह गति करती है, तो ऐसे प्रत्यास्थ संघट्ट अप्रत्यास्थ संघट्ट कहे जाते हैं। जैसे बंदूक से कोई गोली निकली और वह लकड़ी में जाकर के धंस गई और लकड़ी गोली के साथ आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो यह पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो यहां पर आज हम संघट्ट में एक वर्ड यूज किया जाता है, प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलाइंस। यह क्या है? यह इसका बहुत ही मेन फैक्टर है जिसे कि हम की कहते हैं। तो दो पिंडों की संघट्ट के पश्चात दूर जाते समय सापेक्ष वेग तथा संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय सापेक्ष वेग के अनुपात को प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावस्थान गुणांक बराबर संघट्ट के पश्चात दूर जाते समय सापेक्ष वेग बटा संघट्ट से पूर्व निकट आते समय सापेक्ष वेग। तो E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपान U1 माइनस U2। ये कैसे हुआ? जैसे दो वस्तुएं हैं A और B। A U1 वेग से B की तरफ जा रही है और B जो है U2 वेग से आगे जा रहा है। यहां पर संघट्ट के लिए यह आवश्यक है कि U1 इज ग्रेटर देन U2, अर्थात U1 का मान U2 से अधिक होना चाहिए, तभी A जो है B से टकराएगा। तो U1 U2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जैसे ही संघट्ट होगा यह A का वेग और B का वेग बदल जाएगा। A अगर V1 वेग से जा रहा है तो B जो है V2 वेग से जाएगा। अब इसी स्थिति में पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए E की वैल्यू 1 तथा पूर्ण अप्रत्यास्थ के लिए E की वैल्यू 0। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने हमारे दैनिक जीवन में या प्रकृति में मोस्टली
जो संघट्ट होते हैं उसमें न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है और न ही पूर्ण अप्रत्यास्थ होता है, तो इसके बीच ई की वैल्यू जो है वह 0 और 1 के बीच में लाई करती है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशन मीन्स ये हो गया कि यह एक सीधी रेखा में संघट्ट होगा। जैसे M1 और M2 दो वस्तुएं क्रमशः U1 और U2 वेग से गति कर रहे हैं। U1 इज ग्रेटर देन U2, तो M1 M2 से टकराएगा। तो संघट्ट के पूर्व इनकी स्थिति ऐसी होगी, लेकिन संघट्ट के समय जब यह इसे टकराएगा तो M1 और M2 एक दूसरे के संपर्क में होंगे, लेकिन यह बहुत ही कम समय के लिए होता है। और जैसे ही यह इसे टकराएंगे ऊर्जा का कुछ आदान प्रदान होगा और M1 का वेग बदल जाएगा और M2 का वेग बदल जाएगा। तो M1 V1 वेग से और M2 जो है V2 वेग से आगे की तरफ गति करने लगता है। तो ये स्थिति है संघट्ट के पश्चात। तो अब वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में संघट्ट से पूर्व पिंडों के निकट आते समय सापेक्ष वेग क्या होगा? U1 माइनस U2। संघट्ट के पश्चात पिंडों के दूर जाते समय सापेक्ष वेग क्या होगा? V2 माइनस V1। संघट्ट से पूर्व पिंडों का कुल रेखीय संवेग, तो इसका रेखीय संवेग हो गया M1 U1 और इसका हो गया M2 U2, तो दोनों का सम हो गया M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक इसी तरह से संघट्ट के पश्चात पिंडों का कुल रेखीय संवेग M1 V1 प्लस M2 V2, तो यह रेखीय संवेग के लिए हो गया। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अतः टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो रेखीय संवेग होगा वह एक दूसरे के बराबर होगा, अर्थात M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। अब इससे हम जो है M1 को एक साइड कर देंगे और M2 को दूसरे साइड, तो ये बन जाएगा M1 टाइम्स U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2 टाइम्स V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 1। इस संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, अतः संघट्ट के पहले स्थितिज ऊर्जा और संघट्ट के बाद की स्थितिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, अर्थात 1/2 M1 U1 स्क्वायर यह पहले पिंड का, 1/2 M2 U2 स्क्वायर यह दूसरे पिंड का संघट्ट के पहले, और संघट्ट के बाद 1/2 M1 V1 स्क्वायर पहले का और प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर दूसरे का। हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि U1 माइनस V1 है, तो इसी टर्म का हमें बनाना है, इसलिए M1 U1 स्क्वायर, अब यहाँ से M1 को हम इधर ले आएंगे तो M1 V1 स्क्वायर इधर आएगा, तो M1 टाइम्स U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू इधर से M2 V2 स्क्वायर माइनस ये टर्म M2 U2 स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। अब ये फार्मूला आप देख रहे होंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का है, तो A प्लस B इन वन ब्रैकेट एंड A माइनस B इन अदर ब्रैकेट, एक में ऐड हो जाएगा दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से ये बन गया M1 U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1, और राइट साइड हो जाएगा M2 V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करिए, तो M1 U1 प्लस V1 इंटू U1 माइनस V1 अपान M1 U1 माइनस V1। इसी तरह राइट साइड M2 V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2 अपान M2 V2 माइनस U2। अब यहाँ पर देखिए M1 से M1 कैंसिल, U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल, V2 माइनस U2 से V2 माइनस U2 कैंसिल। अब बचा U1 प्लस V1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2।
बच गया u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब इससे हम लिख सकते हैं कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, समीकरण नंबर 3। और इससे आप अगर देखें तो v2 माइनस v1 को u1 माइनस u2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। और यह v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 यह कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जिसको कि e से दिखाते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई e इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर यह भी प्रूफ किया जाता है कि एक विमीय संघट्ट के लिए, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है यह दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ संघटन के लिए, संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक 1 होता है। अब यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन ऊपर मिले थे, m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। इस समीकरण में v2 की वैल्यू यहां से निकाल करके, तो v2 यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, v2 इक्वल्स टू होगा u1 माइनस u2 और ये माइनस v1 जाके इधर जाएगा प्लस, तो u1 माइनस u2 प्लस v1 को पुट कर देंगे। तो अब यहां पे देखें लेफ्ट साइड m1 u1 माइनस v1 वही रह जाएगा इक्वल्स टू m2 v2 की जगह पर पुट कर दिया हमने u1 माइनस u2 प्लस v1 और ये माइनस u2, m2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 और माइनस m2 u2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस m2 u2 माइनस m2 u2 दो बार आया, इसको ऐड कर देंगे तो ये माइनस 2 m2 u2 हो जाएगा। इधर m2 v1 बचा हुआ है और m2 u1 लेफ्ट साइड का सेम है। अब यहाँ से आपको v1 को एक तरफ करना है और बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ, इसलिए कि हमको v1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो m2 v1 इधर है, m1 v1 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको उठा के ले आइए लेफ्ट, तो m1 u1 माइनस m2 u1 और ये आकर के इधर हो जाएगा प्लस 2 m2 u2। राइट साइड से m1 को कॉमन ले लीजिए, v1 को कॉमन ले लीजिए तो m1 प्लस m2 और इधर की वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 इंटू u1 इस इक्वेशन से और प्लस 2 m2 u2। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 से इसको डिवाइड कर दें तो v1 इक्वल्स टू हो गया m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं तो m1 माइनस m2 u1 अपान m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपान m1 प्लस m2 इक्वेशन नंबर 4, यह v1 मिल गया। अब इस v1 की वैल्यू समीकरण नंबर 3 जो कि u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 है, इसमें पुट कर दें तो पुट करने से वैल्यू हमें मिल जाएगी v2 की। तो v1 की वैल्यू पुट करना है तो v2 इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1 इस इक्वेशन से बन जाएगा। अब यहाँ पर u1 माइनस u2 प्लस v1 की जगह पर क्या आया, m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप ये देखें कि इस इक्वेशन में u1 है और यहाँ पर u1 है, इसमें u2 है और यहाँ पर u2 है, तो इसको u1 के साथ और u2 को इसके साथ रखेंगे। तो अगर रखते हैं तो u1 प्लस m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2, यहाँ से u1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और माइनस यहाँ से मिलेगा u2 को बाहर ले लिया कॉमन तो 1 माइनस 2 m2 बाई m1 प्लस m2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू 1 तो m1 प्लस m2 और प्लस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1। इसी तरह राइट साइड m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस 2 m2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप देखें कि माइनस m2 और प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m1 2m1, तो 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस यहाँ से देखें m2 इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो m1 माइनस m2 बचेगा, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। अब फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर प्लस आया था
तो अगर हम इसे प्लस बनाना चाहें तो इसे हम जो है m1 माइनस m2 को m2 माइनस m1 कर दें तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 अपान m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे केस एक है कि जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान हो, अर्थात m1 m2 और इसको हमने मान लिया कि यह m है, तो जो v1 है, v1 की वैल्यू मिली है m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2, इसमें पुट करेंगे तो m1 माइनस m2 ये इक्वल है m माइनस m, तो ये कट करके हो गया 0, सेकेंड बचेगा 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2, तो 2m अपान m प्लस m 2m, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा u2, अर्थात v1 इक्वल्स टू u2। इसी तरह से v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ m2 माइनस m1 सेकेंड टर्म जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो बचेगा 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 और m1 m2 बराबर हैं, तो ये मिल जाएगा 2m u1 बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस m 2m, 2m कैंसिल हो गया इक्वल्स टू u1, तो v2 इक्वल्स टू u1, अर्थात दोनों पिंडों के वेग परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात m1 और m2 अगर दोनों का द्रव्यमान समान है और अगर कोलिजन होता है तो उस स्थिति में पहले कण का वेग दूसरे का और दूसरे कण का वेग पहले का हो जाता है, अर्थात दोनों पिंडों के वेग परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा केस है कि जब दूसरा पिंड विरामावस्था में हो, अर्थात u2 की वैल्यू 0 हो, तो v1 क्या मिल जाएगा। v1 के लिए इक्वेशन आपने देखा कि v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2, तो u2 की जगह पर 0, तो ये सेकेंड टर्म 0 हो गया, तो बच गया m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2, ये इक्वेशन बन गया v1 इक्वल्स टू। इसी तरह v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 बाई m1 प्लस m2, u2 0 हो गया तो ये सेकेंड टर्म 0 हो गया, अब बच गया 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। दोनों पिंडों के वेग परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जो है ये अलग हो गई इसकी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस स्थिति में जो u2 बराबर 0 है, इस स्थिति में 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, यदि m1 बराबर m2 है तो क्या होगा, v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 और ये इक्वल्स टू ये प्लस 0, तो यहाँ पर m1 माइनस m2 की जो वैल्यू रख रहे हैं उस स्थिति में क्या होगा, ये m1 कट गया माने 0 हो गया, तो ये v1 की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन v2 की वैल्यू जो है यह यहाँ से 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 से ये हम पुट कर देंगे तो 2m1 u1 बाई 2m1, तो ये 2m1 कैंसिल हो गया, u1 आ गया। तो इस स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि अगर पहला पिंड u1 वेग से जा रहा है और दूसरा रेस्ट में है 0, टकराने के पश्चात पहले का वेग 0 हो जाएगा और दूसरा जिस वेग से पहला टकराया था उस वेग से दूसरा आगे की तरफ गति करने लगेगा। अर्थात पहला जब दूसरे से टकराएगा तो दूसरा वाला गति करने लगेगा और पहला वाला रेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह यदि m1 की वैल्यू m2 से बहुत बड़ी है, m1 की वैल्यू m1 इज मच ग्रेटर देन m2, m1 बहुत बड़ा है, तो m1 की तुलना में हम m2 को इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर करने से तात्पर्य क्या है कि m2 को नगण्य मानेंगे, अर्थात m2 बराबर 0। तो जो इक्वेशन है v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2, तो इसमें जो m2 वाला टर्म है ये 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो उस स्थिति में क्या मिलेगा, इस स्थिति में हमें मिल गया m1 u1 बाई m1, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो v1 इक्वल्स टू u1। इसी तरह v2 इसमें हम पुट करेंगे तो 2m1 u1 बाई m1, क्योंकि m2 को हम 0 मान के चलेंगे, यहाँ पर अगर 0 ले लेते हैं तो 0 में से घटाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी, इसको ये इग्नोर कर दिया जाएगा, तो 2m1 u1 बाई m1, तो ये आ जाएगा 2u1, तो v2 इक्वल्स टू 2u1।
अब इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि अगर पहला पिंड बहुत बड़ा है, दूसरा पिंड रेस्ट में है और छोटा है, तो जब इससे टकराएगा तो पहले के वेग पर कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन दूसरा जो है 2u वेग से आगे की तरफ गति कर जाएगा। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि एक कोई ड्रम रखा हुआ है और वह ड्रम जो है रोलिंग स्थिति में रखा हुआ है, तो जब कोई ट्रक उसे टक्कर मारता है तो ट्रक के वेग पर कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सामने ड्रम से टकराया वह ड्रम जो है उसके दोगुने वेग से आगे की तरफ गति करने लगता है। तीसरी स्थिति है कि यदि m1 का मान m2 से बहुत ही कम है, तो इस स्थिति में हम m1 इज मच स्मॉलर देन m2 है तो m1 को इग्नोर करेंगे। तो जब m1 को 0 मान लेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है v1 इक्वल्स टू माइनस u1 और v2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यह u2 जो बड़ा वाला पिंड है यह रेस्ट में है, छोटा वाला पिंड इससे टकराता है, तो टकराने के पश्चात यह जिस वेग से इसे टकराया उसी वेग से वापस आने लगता है। ये v1 इक्वल्स टू माइनस u1, तो जिस वेग से यह टकराता है उसी वेग से यह टकरा करके वापस आने लगता है। ये इसकी तीसरी स्थिति है।